हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसे बेटा हमारी प्रैक्टिस चल रही है हिंदी की यूके ट्रिपल एससी लेखपाल के लिए, तो हमने 5 सेट आपके करा दिए। आज जो आपका छठा सेट है बेटा, और इसके बाद मैं आपको पहले ना चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगा। जैसे कि इसके बाद जो अगला सेट होगा बेटा, वो अलंकार के बारे में आपको बताऊंगा पूरी अच्छी तरीके से। 150 क्वेश्चन लाकर आपको पूरे विस्तार के साथ अलंकार के बारे में बताऊंगा, ठीक है। जो आपका एक क्वेश्चन भी गलत ना जाए अलंकार में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा हम अपना छठा सेट, और बड़े शानदार तरीके से व्याख्या सहित 4 ऑप्शनों को जानकर। तो लगाइए बेटा, पहला क्वेश्चन है कि अर्धविराम चिन्ह कहाँ लगता है। बताइए कि जो अर्धविराम चिन्ह होता है बेटा, इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है और कहाँ लगता है। तो इसके बारे में आप सभी को आंसर बताना है। पहला ऑप्शन है उद्धरण चिन्ह के पहले, या जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा कम रुकना हो, क्या वहां पर, या जहां कोई निर्देश देना हो, या वहां पर बेटा, या जहां अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक रुकना हो वहां पर। बताइए क्या आंसर आएगा। तो अगर बेटा आप सभी ने इसका आंसर लगाया होगा डी ऑप्शन, क्या लगाया होगा बेटा, डी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर है। क्योंकि यहाँ पर अर्धविराम जो चिन्ह होता है बेटा, ये अल्पविराम की अपेक्षा थोड़ा अधिक समय रुकने में लेता है, ठीक है। क्योंकि अल्पविराम बहुत कम समय लेता है, लेकिन उससे थोड़े अधिक समय की बात करेंगे तो अर्धविराम होता है। और जबकि पूर्ण विराम जो होता है वो पूर्ण रूप से समाप्त कर देती है पूरी बात को बेटा। तो ये बात आपको याद रखना है। और जबकि इसका चिन्ह होता क्या है बेटा अर्धविराम का, तो याद रखना, अगर बात करें भाई अर्धविराम चिन्ह कौन सा होता है, तो सब जने ध्यान से सुनना बेटा। अर्धविराम जो चिन्ह होता है वो इस तरह से होता है, ठीक है। कई बार पूछ लेता है। जबकि जो अल्प विराम चिन्ह होता है बालको, अल्प जो विराम चिन्ह होता है आपका, अल्प विराम चिन्ह, ठीक है। एक होता है आपका अल्प विराम चिन्ह, तो उसका क्या चिन्ह होता होगा। एक होता है बेटा आपका योजक चिन्ह। ये सारे तुम्हें विराम चिन्हों के मैं योजक के बारे में बता रहा हूं बेटा, योजक चिन्ह अगर आपसे पूछे, ठीक है। और एक होता है आपका निर्देशक, निर्देशक, निर्देशक चिन्ह होता है बेटा। तो अगर इनकी बात करें तो बेटा अल्प विराम जो होता है ना, वो इस तरह से होता है, वो अल्प विराम का चिन्ह ये होता है। जबकि योजक चिन्ह की अगर बात करें तो बेटा योजक चिन्ह ये होता है जो दो पदों को आपस में जोड़ता है। निर्देशक चिन्ह जो होता है वो योजक चिन्ह से थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। वो थोड़ा सा योजक चिन्ह से क्या होता है, बड़ा होता है, ये निर्देशक चिन्ह होता है। जबकि अगर बात पूछ ले आपसे, बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा होता है। तो बालको अगर प्रश्नवाचक चिन्ह पूछेगा तो आप सभी को प्रश्नवाचक आप अच्छी तरह जानते होंगे, ठीक है। ये होता जो कि जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है, जिस शब्द से जहां प्रश्न होता है वही आपका प्रश्नवाचक में काउंट करता है। ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं और आपको बताता हूं। जैसे मान लो अगर वो आपसे पूछने लगा, बताइए प्रश्नवाचक चिन्ह, या उसने पूछ लिया विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन सा होता है, विस्मयादि बोधक, विस्मयादि, विस्मयादि बोधक पूछेगा तो आप इसके बारे में जानते होंगे बेटा, इस तरह से होता है। मान लो उसने पूछा आपसे कि बताइए उद्धरण चिन्ह कौन सा होता है, उद्धरण चिन्ह पूछे, क्या पूछे बच्चों, आपसे उद्धरण चिन्ह के बारे में पूछे, या आपसे अवतरण चिन्ह के बारे में पूछे, तो वे कुछ बेटा इस तरह से होते हैं, याद रखना। ये उद्धरण चिन्ह होते हैं और कुछ इस तरह से, ठीक है। और जबकि बेटा अगर आपसे पुनरुक्ति, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह पूछे, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कौन सा होता है, तो ये भी आपको याद रखना। पुनरुक्ति में सीधा ऐसी होता है बेटा, एक तरफ ही आपका, तो ये पुनरुक्ति होता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद अगर मान लो आपसे उपविराम पूछे, उपविराम चिन्ह, उपविराम चिन्ह पूछे, या अपूर्ण विराम चिन्ह पूछे, अपूर्ण विराम चिन्ह पूछे, या आपसे न्यून न्यून विराम चिन्ह पूछे, न्यून विराम चिन्ह पूछे, ठीक है। तो आपको बताना है बेटा ये तो बिंदु जो होते हैं इसमें काउंट होते हैं। सारे विराम चिन्ह बता दूं जो मेन मेन होते हैं बेटा आपके। अगर मान लो उसने आपसे विवरण चिन्ह पूछा, क्या पूछा, विवरण चिन्ह कौन सा होता है, विवरण चिन्ह, तो विवरण चिन्ह भी आपको बताना है, ठीक है। विवरण चिन्ह आपका ये होता है बेटा। अगर मान लो उसने पूछा आपसे लाघव चिन्ह, कौन सा, लाघव,
लाघव चिन्ह पूछा, तो लाघव चिन्ह भी बताना बेटा, ये लाघव चिन्ह का ये लाघव होता है, क्योंकि विराम का अर्थ जो होता है बेटा वो ठहराव होता है। क्या होता है बच्चों? ठहराव या रुकना होता है। तो ये चीज आपको याद रखना, जो अर्धविराम चिन्ह होता है ये अल्प विराम से थोड़ा अधिक समय लेता है रुकने में, ठीक है। ये आपको याद रखने बेटा। लाघव चिन्ह क्या होता है? अगर मान लो आपसे पूछे लोप चिन्ह, लोप चिन्ह पूछे, लोप या वर्जन चिन्ह, तो लोप या वर्जन चिन्ह आपको याद रखना बेटा, ये विंदे होते हैं, ठीक है। लोप या वर्जन चिन्ह इसमें काउंट होते हैं। एक कोष्टक होता है बेटा, कोष्टक चिन्ह पूछे, कोष्टक, कोष्टक चिन्ह पूछे आपसे, तो कोष्टक चिन्ह आप तो याद होना चाहिए बेटा। एक ये होता है, एक ये होता है बेटा, और एक आपका ये होता है, ठीक है। ये कोष्टक चिन्ह होते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एक बड़ा अच्छा आता है बेटा हंस पद, एक होता है हंस पद, ये आपका त्रुटिबोधक, त्रुटिबोधक चिन्ह। हंस पद ये आपसे त्रुटिबोधक चिन्ह पूछे बेटा, तो आप सभी को फिर एक टोपी टाइप का होता है ये बताना है, ठीक है। तो जो मेन मेन विराम चिन्ह के वे हैं बेटा चिन्ह, मैंने आपको बता दिया, तो गलती मत करना कोई भी, अच्छी तरह आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? आपका डी ऑप्शन होगा, इज द करेक्ट आंसर। और अर्धविराम चिन्ह पूछे कौन सा है, ठीक है। पूर्ण विराम चिन्ह का तो आप जानते होंगे बेटा, पूर्ण विराम चिन्ह का तो अच्छी तरह जानते होंगे सब जने। जो पूर्ण विराम चिन्ह होता है वो वाक्य के अंत में लगता है, अर्थात जब कोई पूर्ण रूप से बात कथन या समाप्त हो जाता है तब लगाया जाता है, तो वो ये पूर्ण विराम चिन्ह होता है, ठीक है। तो गलती मत करना सब जने, सारे चिन्ह बता दिए, एक आध क्वेश्चन बन ही जाता है यहाँ से भी, विराम चिन्हों से भी। तो चले बेटा अगले क्वेश्चन की ओर चलिए। तो पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ। अगला क्वेश्चन देखें बेटा हम यहाँ पर, तो निम्नलिखित शब्दों में से सही शब्द कौन सा है, ये पूछ रहा बेटा कि सही शब्द कौन सा बना हुआ है, बताइए। दुग्ध उज्जवल कैसे लिखा जाता है, सब जने बताइए बेटा। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, या आपका डी ऑप्शन, बताइए सब जने। तो अगर बच्चों आप सभी ने लगाया होगा डी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसे तोड़ेंगे तो ये टूटेगा आपका दुग्ध प्लस के उज्जवल से। किससे बेटा? दुग्ध प्लस उज्जवल, दुग्ध प्लस उज्जवल से, जिसमें अगर हम देखेंगे बेटा तो ए या बड़े आ का मेल अगर ऊ और बड़े ऊ से होता है तो वो ओ में बदलता है। किसमें बदलता है बालको? ओ में बदलता है। ये सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। इसमें आपकी बेटा गुण संधि का नियम है, जब यहाँ ए का मेल अगर आप ओ से करोगे तो ये इस ओ में बदलेगा, ठीक है। और ये किस संधि का नियम होता है? ये आपका गुण संधि का नियम होता है। किस संधि का? गुण संधि के नियम से शब्द जोड़ा गया है, ठीक है। कोई गुण संधि के तुम्हें नियम याद होने चाहिए बेटा। जब ए और आ का मेल अगर बच्चों ई और बड़ी ई से होता है तो वो ए बनता है, ठीक है। और एक नियम और होता है बेटा, जब ए और आ का मेल अगर ऊ और भाई इससे बड़े ऊ से होगा तो आपका ओ बनेगा, ठीक है। वो क्या बनेगा? आपका ओ। और ये दोनों के दोनों जो संधि के नियम होते हैं ना, ये दोनों के दोनों बेटा गुण संधि के नियम होते हैं, याद रखना। किसके होते हैं? गुण संधि के नियम होते हैं। तो ये गुण संधि के नियम से जोड़ा गया है दुग्ध अर्थात दूध प्लस के उज्जवल को, दुग्ध प्लस के उज्जवल को जोड़कर आपका बनाया गया है बेटा कौन सा? दुग्ध उज्जवल। तो गलती मत करना। जैसे आप सभी को पता है कि संधि का मतलब ही क्या होता है, संधि का जो अर्थ होता है बच्चों वो सभी को याद होना चाहिए। संधि का अर्थ जो होता है वो क्या होता है भाई? संधि का अर्थ मेल होता है बालकों। क्या होता है? मेल होता है या जोड़ होता है, ठीक है। क्योंकि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, ठीक है, याद रखना। दो निकटवर्ती दो निकटवर्ती दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार मेल से जो विकार मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है, जो विकार या परिवर्तन जो विकार या परिवर्तन होता है, ठीक है, होता है, उसे बालकों उसे संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे संधि कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। तो दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार है उसे संधि कहते हैं। और जबकि दो पदों के मेल से जो बनता है बेटा, दो पदों के मेल से दो पदों के मेल से दो पदों के मेल से अगर पूछेगा, दो पदों के मेल से बने नए शब्दों को
बेटा क्या कहा जाता है उसे? फिर समास कहा जाता है। तो दो पदों के मेल से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे संधि है, जबकि दो वो समास, और जबकि दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन हो रहा है उसे क्या कहा जाता है बेटा? संधि। याद रखना संधि को तोड़ना, ये बात याद रखना बेटा, संधि को तोड़ना, संधि को तोड़ना कभी पूछेगा तो संधि को तोड़ना विच्छेद कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? विच्छेद कहलाता है। और जबकि अगर पूछेगी समास को तोड़ना क्या कहलाता है, तो याद रखना समास को तोड़ना, समास को तोड़ना, तो बेटा समास को तोड़ना आपका समास विग्रह कहलाता है, समास विग्रह कहलाता है। जो चीजें पूछी जाती है मैं उस पर ज्यादा ध्यान देता हूं बेटा, याद रखना सब जने कि संधि को तोड़ना विच्छेद, और जबकि समास को तोड़ना समास विग्रह। कभी कभी पूछा जाता है कि समास का विलोम क्या होता है, तो याद रखना बच्चों समास का अगर विलोम पूछेगा, तो समास का अगर विलोम पूछेगा तो आप सभी को समास का विलोम व्यास बताना होता है। क्या बताना होता है बच्चों? व्यास बताना होता है। ये पॉइंट आपको याद रखने हैं जो पूछे जाते हैं, आपके कई बार एग्जाम में पूछे भी गए। तो उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसमें आपका कौन सा बेटा? डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। और ये थोड़ा सा मैंने आपको संधि के बारे में बता दिया, जैसे जैसे क्वेश्चन आता रहेगा संधि भी आपकी ऐसी प्रैक्टिस में कवर में आपको करवा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे चले बेटा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा ध्यान से सुनना बेटा सब जने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए बेटा यहाँ पर सब जने, क्या आपको ये चीजें समझ में आई? पहले मुझे बताओ, ये दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से या दो समास के मेल से चीजें क्लियर हुई नहीं हुई? अगर क्लियर नहीं हुई तो 2 मिनट लगेगी बेटा, ये भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा। जैसे जैसे आपसे बात करी जा रही है बेटा, जैसे मैं अगर कहूँ आपसे समास कैसे बनाते हैं, तो समास में दो पदों का मेल होता है। जैसे मैं राजा प्लस के और पुत्र ऐड करता हूँ, राजा प्लस के ऐड करता हूँ, मैं पुत्र ऐड करता हूँ, तो राजा के साथ अगर पुत्र बना रहा हूँ तो दो पद हो गए। तो इन दोनों पदों के मेल से जो एक शब्द बन गया वो बन गया आपका राजपुत्र। क्या बन गया बेटा? एक राजपुत्र बन गया दोनों पदों के मेल से। तो राजपुत्र जो बना तो इसका मतलब हो गया बेटा राजा का पुत्र। क्या हो गया? राजा का पुत्र। तो मैं अगर इसे तोड़कर लिख रहा हूं अच्छी तरीके से, तो ये तो हो गया आपका पूरा समास विग्रह। क्या हो गया बालको? ये समास विग्रह कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये समास विग्रह। तो दो पदों के मेल से राजा और पुत्र के योग से मैंने राजपुत्र बनाया, तो इन दोनों के योग से, दो पदों के योग से जो बनना है वो समास में काम होता है। और जबकि दो वर्णों के योग से, जैसे मैंने आपको बताया भाई, दो वर्णों के योग से, दो वर्णों के योग से जैसे ए और ऊ से मैंने क्या बनाया? ओ बनाया, और इनको आपस में जोड़कर मैंने क्या बना दिया? ओ। तो दो वर्णों के मेल से बनने हो तो वो किसमें काउंट होता है? आपका संधि में। ठीक है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है बेटा, संधि 3 प्रकार की होती है, याद रखना। एक तो स्वर संधि, एक व्यंजन संधि, और एक आपकी विसर्ग संधि। ठीक है, जैसे जैसे आगे आएंगे मैं क्लियर कर दूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी ज्यादा टाइम हो जाएगा ना, तो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे संधि से मैं आपको क्लियर कर दूंगा, आप परेशान ना हो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। और अगला क्वेश्चन कहता है कि सरकार ने अंशतः प्रतिपूर्ति, ठीक है, की है। इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? बताइए बेटा, किस प्रकार का क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है? सब जने बताओ क्या आंसर होगा इसका? रीतिवाचक, कालवाचक, परिणामवाचक या आपका स्थानवाचक? क्या है बताओ सब जने बेटा, क्या इसका आंसर होगा? तो अगर बेटा अगर आपने सबने लगाया होगा इसका सी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर। परिमाण दर्शा रहा है बेटा यहाँ पर, प्रतिपूर्ति, अंशतः प्रतिपूर्ति। ठीक है, ये अंशतः पर जब भी आता है तो याद रखना वो परिमाण में ही काउंट होता है, तो इसलिए इसका जो आंसर होगा वो सी होगा। अगर आप बेटा क्रिया विशेषण नहीं जानते हो तो मैं 2 मिनट लगेगी आपको पूरा क्रिया विशेषण ही समझा देता हूँ, क्योंकि यहाँ से आपके सिलेबस में पूरे अव्यय में क्रिया विशेषण ही पूछ रखा है। ठीक है, तो इसे 1 मिनट किलो में आपको लगेगा बेटा, 1 मिनट में पूरा ही क्लियर कर दूंगा, इतना बड़ा चैप्टर नहीं है। तो क्रिया विशेषण की अगर बात करते हैं बेटा, तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं जरा ध्यान से सुनना बेटा। क्रिया विशेषण का मतलब होता है क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। ये पॉइंट आपको याद रखना बेटा कि क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, कि क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, क्रिया की विशेषता, विशेषता बताने वाले, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को, बताने वाले शब्दों को, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण। उसे क्या कहा जाता है? क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्रिया विशेषण कहते हैं। ठीक है,
बच्चों क्या कहा जाता है उसे? क्रिया विशेषण। मतलब क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्दों को ही क्रिया विशेषण कहा जाता है। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल में बताता हूँ, जरा ध्यान से सुनना बेटा, सब जरा जरा ध्यान से सुनना बच्चों। यहाँ पर एग्जाम्पल में जैसे मानो मैंने आपसे कहा भाई, यहाँ पर मैं कहूँ आपसे कि वह वह सुंदर लड़का है। एक सेंटेंस बच्चों ये है, और एक सेंटेंस ये है कि वह सुंदर लिखता है। ठीक है बच्चों, ये दो सेंटेंस है, वह सुंदर लड़का है और वह सुंदर लिखता है। आप मुझे बताओ यहाँ पर ये जो सुंदर है, इस दोनों सुंदर में कौन सा ऐसा सुंदर है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, और कौन सा ऐसा सुंदर है जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है? क्योंकि ये चीज आपको याद रखना है बेटा कि यहाँ पर एक चीज होता है आपका विशेषण, एक आपका विशेषण भी होता है। विशेषण भी विशेषता बताने का काम करता है। अब वो किसकी विशेषता बताने का? तो विशेषण काम करता है संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने का। तो जो संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को, संज्ञा व सर्वनाम की विशेषता विशेषता बताने वाले को, विशेषता बताने वाले को, विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? विशेषण कहते हैं, विशेषण कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। क्या कहते हैं उसे बेटा? विशेषण कहते हैं। अब यहाँ पर देखो कौन सा ऐसा सुंदर है जो क्रिया की विशेषता बता रहा है, और कौन सा ऐसा सुंदर है जो बेटा आपके संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बता रहा है। तो आप कहोगे सर ये जो सुंदर है, ये सुंदर लड़के की विशेषता बता रहा है, क्योंकि लड़का कैसा है? सुंदर है बेटा। तो ये लड़का अर्थात संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता बताने वाला तो बच्चों क्या हो गया? विशेषण। तो यहाँ जो सुंदर है ये काम करेगा विशेषण का। किसका काम करेगा बच्चों? विशेषण का। लेकिन जैसे हम बेटा नीचे वाले इस पर आते हैं, तो वह सुंदर लिखता है, ये सुंदर ना ही वह की विशेषता नहीं बता रहा है, ये जो विशेषता बता रहा है वो लिखते हैं अर्थात क्रिया की विशेषता बता रहा है। लिखते कैसे हैं? सुंदर। याद रखना, अब ये सुंदर जो क्रिया की विशेषता बताने पर ये बनेगा आपका क्रिया विशेषण। क्या बनेगा बच्चों? ये क्रिया विशेषण बनेगा। ये बात आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपसे कहूं वह जैसे तेज, जैसे राम राम तेज लड़का है, राम तेज लड़का है। ध्यान से सुनना, अंतर समझना विशेषण और क्रिया विशेषण में। और एक तरफ लिखता हूं बेटा मैं राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है, राम तेज दौड़ता है। अब आप मुझे सब जने बताओ कि राम तेज लड़का है और राम तेज दौड़ता है, ये दोनों तरफ तेज है, लेकिन फर्क देखो कौन सा तेज ऐसा है जो संज्ञा की विशेषता बता रहा है, और कौन सा तेज ऐसा है बेटा जो क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो तुम कहोगे सर ये जो तेज है ये तेज बता रहा लड़के की, और लड़का एक संज्ञा है, और संज्ञा की विशेषता या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला तो बच्चों क्या होता है? विशेषण होता है। वो क्या होता है बच्चों? विशेषण। और जबकि ये तेज जो है ये तेज राम नहीं है, ये बताया जा रहा है कि तेज दौड़ता है। दौड़ता कैसे? वो तेज अर्थात क्रिया की विशेषता। तो ये क्या हो जाएगा बेटा आपका? क्रिया विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा बच्चों? क्रिया विशेषण हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं विशेषण और क्रिया विशेषण में फर्क तो समझ में आ गया होगा। लेकिन अगर बात करें बेटा तो क्रिया विशेषण जो होता है वो क्रिया विशेषण बेटा आपका 4 प्रकार का होता है। ठीक है, कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। जो क्रिया विशेषण है बच्चों, वो क्रिया विशेषण जो होते हैं वो क्रिया विशेषण आपके 4 होते हैं। ये बात याद रखना, 4 प्रकार के क्रिया विशेषण होते हैं। 4 में एक होता है बच्चों आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? रीतिवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक। दूसरा जो होता है बेटा, दूसरा होता है आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, तीसरा जो होता है, तीसरा होता है बच्चों परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। ठीक बच्चों, और जो बच्चों आपका चौथा होता है वो होता है आपका कालवाचक क्रिया विशेषण। कौन सा होता है? कालवाचक क्रिया विशेषण होता है। ठीक है, ये कुल मिलाकर क्रिया विशेषण बच्चों कितने हो जाते हैं? 4 हो जाते हैं। ठीक है, रीतिवाचक क्रिया विशेषण की अगर बात करूं तो बेटा रीतिवाचक क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो क्रिया के होने का ढंग बताता है, किस ढंग से क्रिया हो रही है। ठीक है, इसकी जब भी पहचान करनी है हमें क्रिया से कैसे का या क्रिया से कैसी का प्रयोग करके,
अगर क्रिया में कैसा, कैसी या कैसे से अगर हमें उत्तर मिल रहा है तो बेटा वो कौन सा होगा, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगर तुम्हें लगता है कि भाई क्रिया से कहाँ का बोध हो रहा है, किसका हो रहा है, कहाँ का अगर आंसर मिल रहा है आपको क्रिया से कहाँ का, तो वो आपका स्थानवाचक बनेगा बेटा। तुम्हें लगता है क्रिया से इतने का, क्रिया से इतने का या क्रिया से उतने का अगर तुम्हें जवाब मिल रहा है, उसमें तुम्हें जवाब मिल रहा है इतने उतने का, तो वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बनेगा। जब तुम्हें लगे क्रिया से भाई कब का हमें समय, कब के बारे में पता चल रहा है या क्रिया के होने का समय, क्रिया के होने का समय दिखाई दे रहा है तो जवाब निकलेगा कब से। क्रिया किस परिमाण में आप कर रहे हो तो जवाब निकलेगा इतना और उतना से। क्रिया किस स्थान पर कर रहे हो तो जवाब निकलेगा कहाँ से। और क्रिया के होने का तरीका तुम्हारे पास क्या है तो जवाब निकलेगा कैसे और कैसी। बड़ी शानदार ट्रिक बता रहा हूँ। अगर क्रिया से कैसा कैसी का जवाब है तो वो रीतिवाचक है, कहाँ का जवाब है तो वो स्थानवाचक है, इतना उतना का जवाब है परिमाणवाचक है, काल का जवाब है तो आप कब का जवाब है तो वो कालवाचक है। जैसे एग्जाम्पल में आपको मैं क्लियर करता हूँ बेटा। एग्जाम्पल ये तो सब कर लिया होगा ना, ठीक है। समझना बेटा, एक एक चीज ऐसी करवा दूंगा बेटा आपकी में कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। एक एक चीज ऐसी हो जाएगी बच्चों जो कोई दिक्कत ही नहीं होगी। ये बात आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। तो आप सब जने करिए बेटा, सब जने अगर देखें यहाँ पर तो एक एक चीज आपकी बढ़िया हो जाएगी बेटा। करिए बेटा सब जने, पहले इसे करिए मैं आपको बताता हूँ। चलिए बेटा, तो मैं इसके बारे में अच्छे से तुम्हें एग्जाम्पल से बताता हूँ बेटा ये कैसे कैसे होते हैं, ठीक है। चलिए, जैसे थोड़ा सा हम इसे जूम कर लेते हैं ना तो हमें जगह मिल जाएगी बच्चों, और जगह मिल गई तो हमारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। जगह तो मिली नहीं है लेकिन फिर भी चलो जहां जितनी जगह है मैं वहां पर कवर करता हूँ, ठीक है। चलिए, जैसे मान लो आपसे कह रहा है बेटा, ध्यान से सुनना समझने। जैसे मैंने कहा आपसे कि वह वह धीरे बोलता है, ठीक है बच्चों। तो आप मुझे बताओ वह धीरे बोलता है, भाई क्रिया से जवाब निकालो कैसे बोलता है तो तुम कहोगे सर कैसे बोलता है, तो तुम कहोगे सर धीरे बोलता है। और क्रिया से जब कैसे और कैसी का जवाब निकलेगा वो आपका रीतिवाचक क्रिया विशेषण होगा, क्योंकि उसके बोलने का ढंग कैसा है बेटा, धीरे, तो रीतिवाचक है। जैसे राम, राम ऊपर, राम ऊपर बैठा है, राम ऊपर बैठा है। तो आप क्रिया से जवाब निकालो बच्चों काई का, कहाँ का। बच्चों बताओ कहाँ बैठा है तो तुम कहोगे सर राम ऊपर बैठा है। और कहाँ में अगर क्रिया से जवाब निकलेगा तो वो आपका स्थानवाचक क्रिया विशेषण होगा, ठीक है। जैसे वह कम बोलता है, वह कम बोलता है। तो वह कम बोलता है तो आप मुझे बताओ कितना बोलता है, कितना बोलता है तो तुम कहोगे सर कितना या उतने के जवाब में जवाब निकलेगा तो कहोगे सर कम बोलता है। तो एक कम ही बनेगा आपका कौन सा, स्थानवाचक, वो परिमाणवाचक। कालवाचक कम हो गया, वह अभी चला गया, वह अभी चला गया, वह अभी चला गया। आप किधर से जवाब निकालो बेटा, कब चला गया तो कहोगे सर कब में आ गया अभी, और अभी एक क्या है बेटा, एक समय है। तो ये चीज आपको याद रखनी है अच्छी तरीके से। जब क्रिया से कैसे का जवाब निकलेगा तो वह धीरे बोलता है। जैसे वह तेज दौड़ता है, कैसे दौड़ता है, तेज, तो कैसे में है तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण, कैसा बेटा, रीतिवाचक। या मैं आपसे कह दूं वह अंदर बैठा है, वह ऊपर बैठा है, वह नीचे बैठा है, राम इधर उधर घूमता है, वह आगे आगे चलता है, तो कहाँ चलता है, ये सबका जवाब निकलेगा। और क्रिया से कहाँ का जवाब है तो वो आपका स्थानवाचक काम। और जब क्रिया से कब का जवाब, जैसे वो कल आएगा, वह परसों आएगा, बारिश अभी हो रही है, आज बरसात होगी, तो ये सब कब से, मतलब जहाँ क्रिया के होने का समय दिखाई देता है वो कालवाचक में काम करता है, ठीक है। परिमाण जहाँ क्रिया का परिमाण होता है, वह अधिक बोलता है, वह अधिक चलता है, वह कम खाता है, वह बहुत दौड़ता है, तो ये यहाँ से कितना कम ऐसे करके अगर क्रिया का परिमाण होता है तो वो तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण कहते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये अंशतः प्रतिपूर्ति की, ठीक है, ये अंशतः एक परिमाण है बेटा, और जिसमें काउंट होगा आपका परिमाणवाचक। कहीं भी अगर आ जाए अंशतः तो परिमाण में काउंट होता है, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा कि दिए गए वाक्य का काल ज्ञात कीजिए। वाक्य ये कहता है कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी, क्योंकि आधुनिक युग की मीरा किससे कहा जाता है, एक पॉइंट बड़ा अच्छा है,
कभी पूछेगा कि आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया, तो आंसर बताना महादेवी वर्मा को। और रहस्यवाद की प्रीवरता भी कौन होती है, महादेवी वर्मा होती है। जो आपकी नियामा है, नीरजा है, ये सभी की रचना जो है बेटा एक इसकी महादेवी वर्मा की है। ठीक है, किस दिन इसके इन कवियों के बारे में आपको बताऊंगा, महादेवी वर्मा के बारे में पूरा परिचय आपको दे दूंगा। तो ये कहता है सेंटेंस कि आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा ने मेरा परिवार नामक संस्करण लिखा, खाली बाद में है लिखा। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें बताइए कि भाई काल कौन सा है, सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल या आपका अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, तो अगर आपने बेटा इसका आंसर लगाया होगा वी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इस सेंटेंस में जो काल है वो आसन भूतकाल है। ठीक है, क्यों है मैं आपको थोड़ी सी जानकारी आपको देता हूं बेटा। भूतकाल, क्योंकि काल होते हैं हमारे तीन, काल कितने होते हैं, तीन होते हैं। एक होता वर्तमान काल, एक होता भविष्य काल, एक होता आपका भूतकाल। ठीक है, यहाँ भूतकाल की जिक्र करा गया तो पहले मैं आपको भूतकाल के बारे में कंप्लीट कराता हूँ सारी चीजें। भूतकाल का मतलब होता है बेटा, अगर बात करें आपसे तो भूतकाल का मतलब क्या होता है बच्चों, भूतकाल का मतलब होता है बीते हुए समय में किसी कार्य का हो जाना ही क्या कहलाता है आपका भूतकाल। मतलब बीते हुए समय का बोध कराने वाले काल को ही क्या कहा जाता है बच्चों, भूतकाल कहा जाता है। कि बीते हुए समय का, बीते हुए बीते हुए समय का बीते हुए समय का बीते हुए समय का बोध कराने वाले काल को, बोध कराने वाले कराने बोध कराने वाले काल को, बोध कराने वाले काल को, ठीक है, काल को भूतकाल कहते हैं। बोध कराने वाले काल को भूतकाल कहते हैं। क्या कहा जाता है, भूतकाल, उसे क्या कहा जाता है बच्चों, भूतकाल कहते हैं। ठीक है, ये जो भूतकाल होता है बेटा, इस भूतकाल के बच्चों 6 प्रकार का होता है। ये जो प्रकार होते हैं, इसके जो भेद होते हैं भूतकाल के, वो 6 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से, 6 प्रकार से। बड़े शानदार तरीके से अभी खत्म कर देता हूं बेटा, देखो कैसे है। पहला जो होता है बेटा, पहला होता है सामान्य भूतकाल। कौन सा होता है, सामान्य भूतकाल। ठीक है, सामान्य भूतकाल। दूसरा जो होता है बेटा, दूसरा होता है आसन भूतकाल। कौन सा होता है, आसन भूतकाल। ठीक है, तीसरा होता है बच्चों आपका पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। ठीक है, तीसरा जो है आपका पूर्ण भूतकाल है। चौथा जो होता है बच्चों वो आपका अपूर्ण भूतकाल। कौन सा होता है, अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। ठीक है, और पांचवे की बात करें तो पांचवा होता है आपका संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल होता है, संदिग्ध भूतकाल होता है। ठीक है, और जो छठा होता है ना, उसे कहते हैं हेतु हेतु मद भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, तो कुल मिलाकर बच्चों देखा जाए तो भूतकाल जो होते हैं वो 6 होते हैं। सामान्य भूतकाल, आसन भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल और आपका हेतु हेतु मद भूतकाल। अब ये सारे जितने भी भेद हैं, ये सब के सब बीते हुए समय को ही दर्शाते हैं जब भी आते हैं। पहचान क्या है मैं आपको बताता हूँ, बड़ी खूबसूरत इनकी आपको पहचान बताऊंगा जो आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, तो ध्यान से सुनना बेटा। सामान्य भूतकाल का मतलब होता है जब भी आपको दिखाई दे किसी भी धातु के साथ, ठीक है, या वाक्य के अंत में किसी भी धातु के साथ बस खाली आपको आ या बच्चों ई, या अगर देखा जाए आपसे बेटा, यहाँ ना एक मिनट सुनो, यहाँ थोड़ी गलती हो गई है। यहाँ आपका जो आंसर होगा ना वो बच्चों यहाँ पर ए ऑप्शन होगा, सामान्य भूतकाल। ठीक है, कौन सा होगा बच्चों, सामान्य भूतकाल होगा। जल्दी में आपको बता दे, मैं आपको बताऊंगा कैसे। तो यहाँ आ ई और क्या होता है बेटा, खाली आपका ए होता है, आ ई और ए। अगर बाद में अगर अंत में आपको बेटा यही दिखाई दे रहा है, आ ई और ए दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तो सामान्य भूतकाल है। किसी भी क्रिया के अंत में अगर किसी धातु के साथ ये दिखाई दे रहा। आसन भूतकाल क्या होता है, जब आपको लगे भैया आ या ई या बच्चों ए के साथ तुम्हें लगता है अगर है आ जाए, क्या आ जाए, है लग जाए, ए के साथ क्या लग जाए, है लग जाए, तो वो बन जाता आपका आसन भूतकाल। मतलब कि सामान्य भूतकाल में आपको है जोड़ना है, आसन भूतकाल बन जाएगा। पूर्ण भूतकाल क्या होता है, जब बच्चों आ या बेटा बड़ी ई या ए के साथ, ए के साथ अगर मान लो आपने था लगा दिया या थी लगा दिया या आपने थे लगा दिया, तो वो बीते हुए समय में किसी कार्य की पूर्णता दर्शाता है, तो पूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल की रचना क्या होती है कि जब बच्चों लास्ट में क्रिया के साथ रहा
या रही या बच्चों रहे के साथ अगर कभी भी था या बच्चों थी या थे आ जाए तो इसका मतलब होता है बीते हुए समय में कोई कार्य का जारी रह जाना, वो अपूर्ण भूतकाल दर्शाएगा। संदिग्ध भूतकाल क्या होता है, जब आपको लगे कि आ और बेटा यहाँ पर बड़े ई या बेटा ए के साथ अगर आपको संदिग्ध जो होता होगा होगी सी बनता है तो होगा, या बच्चों आपको लग रहा है कि होगी या बाद में अगर होगे बड़ा आपको दिखाई दे रहे हैं तो वो संदिग्ध भूतकाल का काम करेगा। ठीक है बच्चों। हेतु तो मत भूतकाल क्या होता है, इसमें दो सेंटेंस आते हैं और भूतकाल की दो क्रिया परस्पर क्या होती है, निर्भर होती है। तो पहले वाले सेंटेंस का अंत अगर मान लो ता से या ती से या ते से हो रहा है और दूसरे वाला सेंटेंस अगर आपका तो से स्टार्ट हो रहा है तो और अंत में वो भी आपका ता ती और ते के साथ आ रहा है दूसरा वाला सेंटेंस अंत में, तो वो आपका बनेगा हेतु हेतुमत भूतकाल। ठीक है, मैं एक एक करके आपको एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ। ठीक है, अब यहाँ देखो, यहाँ लास्ट में तुम्हें बस क्रिया के अंत में क्या धातु के साथ देखोगे तो धातु इसमें क्या है लिख और प्रत्यय क्या है इसमें आ। तो जब धातु के साथ अगर आपको खाली आई मिल रहा है उसके तुरंत बाद कुछ नहीं मिल रहा है तब उसे कहा जाता है सामान्य भूतकाल, चाहे वो आ मिले चाहे ई मिले चाहे वो आपका ए मिले और कुछ ना मिले। ठीक है, जैसे मैं और एग्जाम्पल में आपको बता दूं बेटा, और एग्जाम्पल में जरा ध्यान से सुनना। जैसे कह दो भाई राम सेब खाता है, राम सेब खाता है, राम सेब सॉरी राम ने सेब खाया, राम ने सेब खाया, राम ने सेब खाया। ठीक है, राम ने सेब खाया। या बच्चों राधा ने पुस्तक पढ़ी, राधा ने पुस्तक पढ़ी। या मैं आपसे कह दूं भाई बच्चों ने ऐसे लिखना बेटा, बच्चों ने अरे यार राम हो गया, यहाँ बच्चों राधा हो गया और यहाँ हो गया बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया, बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया। ठीक है, अब देखो आप सब जने देखो यहाँ पर बेटा, सब क्या देख रहे हो कि राम ने सेब खाया, कार्य तो हो गया ना, राधा ने पुस्तक पढ़ी, कार्य हो गया बीत गया, बच्चों ने अपना काम पूरा कर लिया, कार्य तो हो गया। लेकिन बीते हुए समय में रचना याद रखना, तुम्हें अंत में बस खाली धातु के साथ यहाँ खाए तू खा के साथ तुम्हें मैं यहाँ पर आ रहा है, यहाँ प्रत्यय तुम्हें आ मिल रहा लास्ट में, यहाँ अंत में तुम्हें क्या दिखाई दे रही है ई, यहाँ क्या दिखाई दे रही है आ। तो जब क्रिया के अंत में नॉर्मल बस आ ई और ए दिखाई देगा तो वो सामान्य भूतकाल ही लगाना आपको। ठीक है, आसन भूतकाल कब हो जाता है, आसन भूतकाल बच्चों कब होता है, जब इसके आगे अगर तुम क्या लगा दो है लगा दो। जैसे मैं आपसे कह दूं भाई कि जैसे राजा ने बहुत परेशान किया। अगर मैं लिख दूं यहाँ पर राजा ने बहुत परेशान किया तो खाली आ रहा है तो ये सामान्य भूतकाल, और मैं लिख दूं राजा ने बहुत परेशान किया है, अब है लगाने से ये बन जाएगा आपका आसन भूतकाल, प्लस सामान्य भूतकाल की रचना में आप है जोड़ दो। ठीक है, या मैं आपसे कह दूं भाई यहाँ पर रानी ने घर वालों को रानी ने घर वालों को निकाल दिया। तो खाली लिख दूं बेटा दिया तो सामान्य भूतकाल, और निकाल दिया है मैं लिख दूं तो इनके साथ है लगा दूंगा तो क्या बन जाएगा आपका आसन भूतकाल। ठीक है ना, चलिए ये चीजें क्लियर रही। आगे देखो बेटा जरा, और आगे अगर बताओ एग्जाम्पलों में तो आप मुझे बताओ सब जने, अगर आगे देखें मैं थोड़ा सा इसे अच्छी तरह यहाँ लिख दूं बेटा, तो अगर आगे देखें यहाँ पर ये क्यों नहीं आता यार इसमें, रुको एक मिनट जरा, अगर आगे देखें तो एक मिनट रुको थोड़ा सा तो हो जाए। चलिए, तो अगर आगे देखें बेटा यहाँ पर और अच्छे से एग्जाम्पल में आपको समझाऊं यहाँ पर, तो ध्यान से सुनना जरा सब जने बच्चों यहाँ पर आगे, कि जैसे पूर्ण भूतकाल है तो पूर्ण भूतकाल कब बनेगा, जब बेटा इनके साथ अगर क्या लगा दोगे आप, इनके साथ लगा दोगे था थी थे। जैसे मैं आपसे कह दूं भैया कि राम ने, जैसे मैंने अभी कहा आपसे कि मैं लिखूं अब आपसे कि राम ने सेब खाया,
राम ने, राम ने सेब, राम ने, राम ने सेब खाया था, सेब खाया था। तो देखो आ के साथ था आ गया तो बन जाएगा बेटा पूर्ण भूतकाल। लेकिन अगर लिख दूं यहां पर कि राम ने सेब, सेब खाया होगा, तो भाई होगा आ गया तो क्या बन जाएगा वो आपका संदिग्ध भूतकाल। लेकिन मैं लिख दूं भाई राम सेब खा रहा था, राम सेब खा रहा था, तो बेटा रहा था या रही थी या रहे थे और आके साथ होगा और आके साथ था आ रहा है, तो था आने पर तो बेटा क्या बनेगा ये आपका पूर्ण भूतकाल, आने पर संदिग्ध, मतलब कि होगा आने पर संदिग्ध, और रहा था रही थे लगा दे तो कौन सा बन जाएगा आपका पूर्ण भूतकाल। अब हेतु हेतु मत भूतकाल क्या होता है, जब बीते हुए समय में, जैसे मैं लिख दूंगा भाई आपसे कि श्याम, श्याम या मोहन, मोहन घर से चला, चला जाता, चला जाता तो अच्छा होता, तो बाल बच्चों क्या है तो अच्छा, अच्छा होता। तो आप खुद समझो यहां पर कि कार्य तो हो गया ना, वो घर से गया नहीं यार अच्छा हुआ नहीं, लेकिन दो क्रियाएं तुम देखोगे तो मोहन घर से चला जाता, तो पहले वाले सेंटेंस का अंत ता से या ती से, स्टार्टिंग तो से और बाद में ता थी, तो ये बीते हुए समय में दो क्रियाओं का आपस में जुड़ना ही कहलाता आपका क्या हेतु हेतु मद भूतकाल। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब यहां से भूतकाल से कोई क्वेश्चन आए तो गलती मत करना, जब आपको लगे आ ये के साथ हाथीते आ रहे हैं तो आपको क्या लगाना पूर्ण भूतकाल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, याद से जरा ध्यान से लगाना बेटा कि निम्नलिखित तत्सम तद्भव का गलत युग्म कौन सा है, कौन सा तत्सम तद्भव का गलत युग्म है, आपको बेटा ये डिसाइड करना है कौन सा तत्सम तद्भव का आपका गलत युग्म है। बताइए सब जने, सुगट का क्या तद्भव सुगढ़ होता है, चलिए ज्ञाति गृह का नेहर होता है, पर्णय शालिका का पंसारी होता है, प्रतिवेशी का मवेशी, बताइए कौन सा गलत है। तो अगर बच्चों आपने लगाया होगा इसका डी ऑप्शन तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि सुगट एक तत्सम है, इसका तद्भव बेटा सुगढ़ होता, सही है। ज्ञाति गृह एक तत्सम है, इसका तद्भव नेहर होता है, ये भी सही है। पर्णय शालिक ये एक तत्सम है और इसका तद्भव पंसारी होता है, जबकि प्रतिवेशी का मवेशी नहीं होता बेटा, प्रतिवेशी का तद्भव आपका पड़ोसी होता है, क्या होता है बेटा पड़ोसी होता है। ठीक है, तो प्रतिवेशी का अगर तद्भव पूछेगा तो आपको पड़ोसी बताना है। कुछ मैंने और यहाँ पर अच्छे जो मेन पॉइंट वाले होते हैं मैंने लिख दिए। पीडीएफ को तो पीडीएफ आप सभी को मिलनी होगी बेटा, जो नई वीडियो देख रहे हैं और जिसको पीडीएफ चाहिए तो मैंने आपको बता दिया बेटा कि पीडीएफ कहाँ मिलेगी। ठीक है, अच्छी तरीके से तो ये आप वहां पर मैसेज करिए नंबर पर और वहां पर अब मुझे हाई भेजना और मैं आपको वहाँ पीडीएफ ग्रुप में ऐड करके सबको सभी को मिल रही है पीडीएफ, आप सभी को पता है और अच्छी तरीके से आप पढ़ भी रहे हो। तो जैसे मतलब उसने पूछा कि कृषक का तद्भव क्या होता है, कृषक तत्सम है, तद्भव इसका किसान बताना है। कृत्य गृह का तद्भव कचहरी बताना है। अमृत एक तत्सम है, इसका तद्भव अमिया होता है। आद्रक एक तत्सम है, इसका तद्भव अदरक होता है। धैर्य एक बेटा तत्सम है, इसका तद्भव धीरज होता है। धान्य एक तत्सम है, धान इसका तद्भव होता है। मृत्तिका तत्सम है, मिट्टी तद्भव है। मोतिक बेटा एक तत्सम होता है, जबकि मोती इसका तद्भव होता है। कोकिल तत्सम है, इसका तद्भव कोयल होता है। मंत्रकारी एक आपका तत्सम है, जबकि मदारी इसका बेटा तद्भव होता है। मक्षिका एक तत्सम है और जबकि मक्खी इसका तद्भव होता है। तो कुछ जो मेन पॉइंट होते हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या हुआ डी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा, जैसे और है देखो, धोत्र आपका बेटा क्या है तत्सम है और इसका तद्भव धोती होता है। दक्षिण का तद्भव दाहिन होता है, दाहिना। मित्र का तद्भव मीत होता है और यमुना का तद्भव आपका जमुना होता है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि सूची फर्स्ट में 4 तत्सम तद्भव एवं सूची 2 में उनके प्रचलित अर्थ वाले नाम दिए गए हैं। सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना। बताइए सूल पाणी किसे कहा जाता है। पाणी का मतलब हाथ, सूल माने होता है त्रिशूल, जिसके हाथ में त्रिशूल हो वो कौन होता है बेटा, बताइए क्या आंसर लगाओगे। अगर आपने बेटा यहाँ सी लगाया हुआ तो इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि सूल पाणी कहा जाता है शिव को। ठीक है, दंड देने वाला कौन है बेटा, यमराज। वज्रपाणी, वज्र किसके हाथ में बेटा, तो तुम कहोगे बेटा वज्रपाणी किसे कहा जाता है, बताओ वज्रपाणी किसे कहा जाता है, तो वज्रपाणी कहा जाता है इंद्र को, और जबकि सारंग पाणी कहा जाता है विष्णु को। तो इज द करेक्ट आंसर, याद रखना शूलपाणी शिव है,
ठीक है। दंड पाणी की बात करेंगे तो यमराज को कहा जाता है दंड देने के रूप में। वज्र पाणी, वज्र है पाणी में जिसके, वो इंद्र को माना जाता है, और जबकि सारंग पाणी जिसे माना जाता है वो विष्णु को। तो इज द करेक्ट आंसर, गलती मत करना कोई भी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि निम्नलिखित में कौन सा एक युग्म अशुद्ध है। अशुद्ध युग्म बताना बेटा। क्या सौदागर फारसी भाषा का शब्द है, बताइए। समन अंग्रेजी भाषा, अलमारी तुर्की, या किताब अरबी, बताइए बेटा कौन सा गलत है। उम्मीद करता हूं आपने सही आंसर लगाया होगा। इज द करेक्ट आंसर बेटा इसका सी ऑप्शन। क्यों? क्योंकि बेटा जो अलमारी है, ये अलमारी की बात करेंगे तो अलमारी बच्चों आपका तुर्की भाषा का नहीं होता है। अलमारी जो होता है ये पुर्तगाली भाषा का होता है। किस भाषा का होता है? पुर्तगाली भाषा का होता है। तो इसलिए करेक्ट आंसर इसका सी है। सौदागर अरबी का सही है। सुमन समन अंग्रेजी का ये भी सही है। किताब आपका अरबी शब्द है, ये भी आपका सही है, ठीक है। चलिए कुछ देखो मैं शब्द लिखे बेटा यहाँ पर, तुर्की भाषा के शब्द है कुछ है जो आपको याद करने हैं। तुर्की भाषा के कौन कौन से? अगर पूछेगा उर्दू किस भाषा का बेटा फेमस है, तुर्की भाषा का। कालीन भी तुर्की भाषा का। कैंची, कुली, कुर्की, चेचक, चमचा, तोप, तलाश, बेगम, और आपका बेटा बहादुर हो गया, लफंगा हो गया, लफंगा, या लाश, या सुरंग, या सौगात, ये सब बेटा किस भाषा के बताने? तुर्की भाषा के, अच्छे से पढ़ लेना। अफसोस पूछेगा, अरब फारसी का है। आबरू, आतिशबाजी, आराम, आवारा, आवाज, आईना, खामोश, ठीक है। गवाह, कबूतर, ये सब कबूतर भी किताब तो अरबी का है, कबूतर आपका फारसी का है। गुलाम भी आपका बेटा फारसी का। चरखा, मुर्गा, सरकार, सौदागर, ये सब किसके होते हैं? अरबी के, वो फारसी के। जबकि बात करें यहाँ पर बेटा, देखें यहाँ पर अरबी भाषा के शब्द, तो अमीर अरबी का है। अजायब भी, आदमी भी, इनाम भी, इज्जत भी, इमारत भी, इलाज भी, औरत, कुर्सी, किताब, ठीक है। खत, जहाज, मौसम, मुसाफिर, लिफाफा, वकील, ये सब बेटा किसके? आपके अरबी के हैं। और जापानी के बेटा रिक्शा, सुनामी। रिक्शा पूछे जापानी का, सुनामी बेटा जापानी का, ठीक है। जबकि अगर बात करें आपसे, बताइए सब जने अगर पूछे आपसे कि बताइए कि एक शब्द आता है बेटा यहाँ पर, जैसे मान लो पूछे बम किस भाषा का शब्द है, या तुरुप किस भाषा का शब्द है, तो बताइए। बम और तुरुप किस भाषा के हैं? तो याद रखना ये डच भाषा के हैं। किस भाषा के हैं? डच भाषा के। बम और तुरुप पूछेगा बेटा, तो बम और तुरुप जो होते हैं डच भाषा के शब्द होते हैं। ये पॉइंट भी याद रखना, डच भाषा, डच भाषा के, ठीक है। बम और तुरुप किस भाषा के? डच भाषा के। कारतूस पूछे बेटा, कारतूस पूछे, ठीक है। या कर्फ्यू पूछे आपसे, कारतूस पूछे, या आपसे कर्फ्यू पूछे, कारतूस या कर्फ्यू पूछे, ठीक है। ये सब आपके बेटा फ्रांसीसी भाषा के हैं। ये किसके हैं? फ्रांसीसी भाषा के। कारतूस फ्रांसी का, कर्फ्यू भी किसका होता है बेटा? फ्रांसी का। तो अच्छे से रिवीजन कर लेना, पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। पीडीएफ मैंने आपको बता दिया बेटा कहाँ हाई करना है, इस नंबर पर आपको हाई करना है 1779, ठीक है। इस पर जाकर मुझे हाई कर देना, मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा और ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते बेटा। और अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान से देखना बेटा सब जने। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि जोनसारी शब्द में बगड़ी का अर्थ क्या होता है? जोनसारी में बगड़ी किसे कहा जाता है, बताइए सब जने। जोनसारी में बगड़ी का मतलब क्या होता है बेटा? खेल, नृत्य, गीत, या वाद्ययंत्र। तो याद रखना जोनसारी में बगड़ी का मतलब नृत्य होता है। क्या होता है बालको? नृत्य। एक पॉइंट अच्छा है, बगड़ी नृत्य को कहा जाता है जोनसारी में। कुछ मैंने बेटे यहाँ लिख रखे हैं आपको याद करने, जैसे सामान्य शब्द होते हैं। छह का अर्थ क्या होता है जोनसारी में? तो पानी। ध्यो का अर्थ जोनसारी में दिन होता है। रातों का रात होता है बेटा। भूला का भाई, भूली का बहन, मोल्टा का मित्र या साथी होता है। गुराम का गांव होता है। बोड़ी का खेत होता है। बोरी का अन्न की कोठरी होता है, ठीक है। ये शब्द बेटा आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, आप अच्छी तरह इसमें पढ़ लेना, रिवीजन कर लेना, ठीक है। देवता जागर देवताओं का हन होता है। बोना विवाह या सर्वनाम कहता है। त्योहार ये मेला पर्व होता है बेटा। गेड़िया बेल पशु कहा जाता है। ये सब जो बारीक है छोटी को, बड़े अच्छे अच्छे शब्द जो आने वाले होते हैं मैंने लिख रखे हैं, आप इनको अच्छी तरह से एक बार पढ़ लेना, ठीक है। जैसे छोटा का बैल, ये सारी चीजें मैंने यहाँ पर लिख रखी है, पीडीएफ आपको मिल जाएगी और रिवीजन कर लेना, ठीक है। चलिए बेटा, जैसे वचन के आधार पर असंगत शब्द कौन सा है बेटा, बताइए। क्या तलवार का बहुवचन तलवारें होता है? ये सही है, मतलब कि असंगत। गलत कौन सा है? चूहा का चूहे, ये गलत है। या थैला का थैले, ये गलत है। या आपका बेटा मेहमान का मेहमान, ये गलत है। बताइए क्या हुआ?
तो अगर बेटा आपने लगाया हुआ डी ऑप्शन तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि मेहमान का मेहमानों नहीं होता, मेहमान का बहुवचन मेहमान ही होता, उसका बहुवचन आप नहीं बना सकते। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। हाँ, तलवार का हो जाएगा, क्योंकि याद रखना तलवार का क्यों होता है, क्योंकि एकारांत जो स्त्रीलिंग संज्ञा होती है, एकारांत एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा जो होती है, एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा में याद रखना ए के स्थान पर ए के स्थान पर ए लगाकर उसके बिंदी ए और बिंदी लगाकर बेटा बहुवचन बनाया जाता है, कर बहुवचन बनाया जाता है। जब भी मान लो कोई एकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा है और उसका बहुवचन बनाना, तो ए के साथ बिंदी, जैसे मान लो वो आपसे कहेगा बताइए पुस्तक का बहुवचन क्या होता है, ठीक है, कहेगा गाय का बहुवचन क्या होता है, कहेगा मेज का बहुवचन क्या होता है, कहेगा आपसे कि आंख का बहुवचन क्या होता है, कहेगा आपसे झील का बहुवचन क्या होता है। ठीक है, तो देखो ये सभी की सब पहले बताओ स्त्रीलिंग है नहीं है, पुस्तक कैसी, गाय कैसी, मेज कैसी, आंख कैसी और झील कैसी, सब स्त्रीलिंग है। और अंत में देखो एकारांत है, मतलब कि जब किसी व्यंजन पर अंत में कोई मात्रा ना दिखाई दे स्वर की, तो वो उसमें एकारांत है। तो जब इसका बहुवचन बनाना होना तो बेटा याद रखना, जब एकारांत स्त्रीलिंग होती है तो वहां पर बिंदी लगाई जाती है, तो पुस्तक का आपका पुस्तकें हो जाएगा और बिंदी जरूर लगाना। गाय का बेटा गाय हो जाएगा, आपको बिंदी जरूर लगानी है जब भी स्त्रीलिंग होती है तो। ठीक है, एकारांत स्त्रीलिंग, ये गायें हो जाएगी। आंख का बच्चों क्या हो जाएगा, तो आंख का आंखें हो जाएगा बिंदी लगाकर। झील का पूछेगा तो झील का झीले हो जाएगा और आपको बिंदी लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आई एकारांत वाली। जबकि बात करें बेटा इन दोनों की, अगर मान लो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा हो तो याद रखना आकारांत स्त्रीलिंग जब संज्ञा होती है, आकारांत स्त्रीलिंग, आकारांत पुल्लिंग, अगर आकारांत पुल्लिंग संज्ञा होती है ना, आकारांत क्या होती है, पुल्लिंग संज्ञा होती है, तो याद रखना आ के स्थान पर बेटा फिर खाली ए लगाते हैं, बिंदी नहीं लगाते हैं। फिर वहां बिंदी लगेगी, जैसे मान लो वो घोड़ा है, घोड़े का बहुवचन पूछ रहा है आपसे, भाई आपसे गमले का बहुवचन पूछ रहा है, ठीक है, घोड़ा हो जाए गमला, या घड़े का बहुवचन पूछ रहा है घड़े का, ठीक है, या आपसे चश्मा का बहुवचन पूछ रहा है चश्मा का। तो ये देखो सभी के सभी आकारांत और पुल्लिंग मिलेंगे, घोड़ा कैसा, गमला कैसा, घड़ा कैसा और चश्मा कैसा, कैसे में पुल्लिंग होता है और कैसे में आपका स्त्रीलिंग होता है। तो जब आप इसका बहुवचन बनाओगे तो बार को याद रखना, यहाँ पर बहुवचन बनाने पर आपको बिंदी नहीं लगानी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ बिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि आक्रांत पुल्लिंग संज्ञा का बहुवचन बनाने पर कोई बिंदी नहीं लगती है। ये बात आपको याद रखनी है। मैंने बेटा ऐप में बड़े अच्छी तरीके से आपको ये चीजें क्लियर करी है, बड़े अच्छी तरह से पढ़ाई है ऐप में, कब बिंदी लगनी, कब आपकी चंद्र बिंदी नहीं लगनी। तो देखो यहाँ पर चूहा आपका आकारांत था, तो यहाँ हमने चूहे बना दिया, बिंदी नहीं लगाई। थैला आपका पुल्लिंग था, आकारांत था, तो हमने बिंदी लगाई। और मेहमान का तो आपका बनता है ही नहीं। तो ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है ना। चलिए, तो कुछ पॉइंट है बेटा याद रखना। जैसे मान लो अगर पूछ लेगा आकारांत स्त्रीलिंग जब संज्ञा होती है, तो अगर आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा होती है ना, अगर मान लो आकारांत स्त्रीलिंग संज्ञा हो कभी भी, तो आकारांत जब स्त्रीलिंग संज्ञा होती है तो वहां आके साथ ये अब ए के साथ चंद्र बिंदी लगाकर बहुवचन बनाया जाता है, लगाकर बहुवचन बनाया जाता है। जैसे मान लो उसने कह दिया बताओ माता का बहुवचन क्या होता है, उसने कह दिया सभा का बहुवचन क्या होता है, उसने कह दिया लता का बहुवचन क्या होता है, उसने कह दिया कामना का बहुवचन क्या होता है, उसने कह दिया अध्यापिका का बहुवचन क्या होता है। ठीक है, तो ये चीजें पूछ ली। तो अब जब तुम्हें इनका बहुवचन बनाना है तो ये आकारांत और स्त्रीलिंग है। देखो, तो जब आकारांत स्त्रीलिंग होती है तो वहां हटाना नहीं जाता, वहां खाली ये ए लाकर चिन्ह विधि, तो माता का माताएं हो जाएगा, सभा का सभाएं हो जाएगा, ठीक है, लता का बच्चों लताएं हो जाएगा, ये बात याद रखनी है। कामना का कामनाएं हो जाएगा, कामनाएं हो जाएगा। जैसे अध्यापिका का अध्यापिका हो जाएगा, अध्यापिकाएं, ठीक है, अध्यापिका का अध्यापिकाएं हो जाएगा, अध्यापिकाएं, ठीक है, अध्यापिकाएं यहाँ लगा देना बेटा, अध्यापिकाएं हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखोगे जैसे मान लो कक्षा है, तो कक्षा का क्या हो जाएगा, कक्षाएं हो जाएगा, कक्षा का कक्षाएं हो जाएगा। तो ये चीज आपको याद रखनी है, आक्रांत स्त्रीलिंग संज्ञाओं का बहुवचन बनाने पर वहां पर क्या लगाई जाती है, आपकी
ए के साथ चंद्र बिंदु लगाई जाती है। तो गलती मत करना किसी चीज का बहुवचन बनाने में, तो मेहमान का बहुवचन नहीं बनता, मेहमान का मेहमान ही रहता है, इसलिए इसका आंसर डी था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि देसी की चाल और बेटा म्यूर कुमाऊन किसकी रचना है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बताइए बेटा किसकी रचना है ये रचना जो है किसकी है। तो अगर बेटा आपने ए बी सी डी में से क्या लगाया, तो अगर आपने बी ऑप्शन लगाया हुआ तो इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि पीताम्बर दत्त वर्तवाल की रचना है, दोनों बड़ी फेमस रचना है, कई बार पूछी भी गई है, ठीक है। तो ये बात याद रखना है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। मैं थोड़ा पीताम्बर दत्तवाल के बारे में कुछ मेरा यहाँ पर लाया हूँ बेटा, जो मेन रचना है उनके बारे में जान लो। सबसे बढ़िया, सबसे फेमस रचना है, सबसे प्रसिद्ध निबंध संग्रह बेटा इनका हिलियासुमा पूछे तो ये इनका ही बताना है, पीताम्बर दत्त वर्तवाल का। कुमाऊनी निबंध मंजरी पूछे या कुमाऊनी काव्य मंजरी पूछे, सुप्रभात पूछे, देसिक चयु पूछे, म्यूर कुमाऊनी पूछे या चौकुणा पूछे, कुमाऊनी लोक जीवन चित्रण पूछे, ये सब बेटा किसकी रचना याद रखना, पीताम्बर दत्त वर्तवाल की। अच्छी तरीके से पीडीएफ मिल जाए तो रिवीजन कर लेना। मेन जो रचना है पॉइंट है वो आपको क्लियर कर रहा हूँ, और हर वीडियो में मैं आपको एक या दो कवि पूरा कंप्लीट कर रहा हूँ। पूरा उत्तराखंड में जो कवि पूछे जाते हैं सब कंप्लीट कर दूंगा बेटा, टेंशन ना लो। इनमें से जो हेलियसुमा है बेटा, ये सबसे अधिक बार परीक्षा में पूछी जाती है बेटा, सबसे अधिक बार पूछी गई है ये, याद रखना हेलियसुमा। तो ये कभी भूलना मत, किसकी है, पीताम्बर दत्त वर्तवाल की रचना है, इसे कभी भूलना मत ना, बड़ी अच्छी रचना है। और देख लो तो कुमाऊनी गद्य साहित्य, एक वन वर्ड क्वेश्चन का पूछे ना, कुमाऊनी गद्य साहित्य के जनक भी किसे माना जाता है, तो पीताम्बर दत्त वर्तवाल को ही माना जाता है। कुमाऊनी के प्रथम निबंधकार पूछेगा तो ये भी इनका नाम बताना है। इनकी प्रसिद्ध कृति बेटा हिलियसुमा है, इनकी भाषा कुमाऊनी थी, जन्म स्थान इनका अल्मोड़ा में हुआ था, ठीक है। इन्हें कुमाऊनी गद्य साहित्य का जनक, तो कुमाऊनी गद्य साहित्य का जनक भी ने कहा जाता है, और कुमाऊनी के प्रथम निबंधकार भी इन्हीं को माना जाता है। और वर्तवाल जी ने कुमाऊनी भाषा को साहित्यिक रूप प्रदान किया था। ये पॉइंट आपको याद रखने, बड़े अच्छे पॉइंट है, अच्छे से रिवीजन कर लेना। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग है, ये आपको डिसाइड करना, बताइए कौन सा आपका पुल्लिंग है। क्या संचार, पालन, ग्रीवा ये पुल्लिंग है। देखो यहाँ पर संचार तो आपका है पुल्लिंग, ग्रीवा भी है, लेकिन पालन आपका स्त्रीलिंग है। मनुष्यता ये स्त्रीलिंग हो जाएगा, लेकिन पुल्लिंग की बात करें, बनावट और रौनक तो चलो हो जाएगी एक बार, पतलून नहीं बनेगा, झल्लाट और सुनने, इसका डी ऑप्शन सही है बेटा पुल्लिंग की। अगर बात करें तो प्लेटफॉर्म, प्राधिकरण और गिरोह, ये तीनों ही सही बैठेंगे यहाँ पर, ये तीनों ही क्या होते हैं बेटा, आपके पुल्लिंग होते हैं, ठीक है। तो इज द करेक्ट आंसर डी है, याद रखना डी इज द करेक्ट आंसर, और कोई आंसर क्या बेटा यहाँ पर गलत है। 12वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, कौन सा पद विकृत नहीं होता, मतलब कि कौन सा पद ऐसा जो बेटा नहीं बदलता, अर्थात कौन सा ऐसा पद है जो आपका अविकारी है, इसका मतलब ये बेटा, तो बताइए कौन सा है, ए बी सी डी। तो अगर बेटा आप सभी ने लगाया होगा इसमें बी ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि याद रखना विकृत का मतलब जो नहीं बदलता, और वो अविकारी होता है, ठीक है। और अविकारी तुम्हें सभी को पता है कौन होता है आपका, वो अव्ययी होता है। और जबकि विकारी जो होते हैं बेटा, वो विकारी हमारे 4 होते हैं, कई बार बता दिया। एक होता है बेटा संज्ञा जो विकारी है, एक होता है सर्वनाम जो आपका विकारी है, संज्ञा सर्वनाम, और एक होता है विशेषण जो आपका विकारी है, और एक होता है बेटा क्रिया। ये जो 4 है बेटा, ये आपके विकारी होते हैं, जिनमें लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन हो जाता है, और जो नहीं बदलते, जिनका विकृत रूप नहीं होता, वो आपके अव्यय होते हैं। 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा, वाक्यों का वर्गीकरण कितने आधार पर किया गया है। तो वाक्यों का अगर वर्गीकरण पूछे तो 2, 8, 4, 3, बताइए। याद रखना बेटा वाक्यों का जो वर्गीकरण किया गया वो कितने आधार पर, तो अगर आप सभी ने लगाया होगा बेटा इसमें ए ऑप्शन, तो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो वाक्य का वर्गीकरण है ना, वो वाक्य का जो बेटा वर्गीकरण करा गया है, तो वाक्य का वर्गीकरण जो करा गया है वो 2 आधार पर किया गया है, ठीक है। पहला है बेटा आपसे कि रचना बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर, और दूसरा होता है बच्चों आपका अर्थ के आधार पर। कौन सा होता है, अर्थ के आधार पर। और सभी को पता बेटा रचना बनावट व्युत्पत्ति के आधार पर कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है। एक कौन सा होता है आपका सरल, या इससे कहते हैं साधारण वाक्य, एक सरल और एक साधारण। दूसरा बच्चों होता है संयुक्त वाक्य, कौन सा होता है आपका संयुक्त वाक्य होता है, ठीक है। और तीसरा होता है आपका मिश्र वाक्य, क्या होता है आपका मिश्र वाक्य। तो रचना बनावट के आधार पर 3 बताने, जबकि अर्थ के आधार पर बेटा होते हैं आपके 8, कितने होते हैं आपके 8 होते हैं।
भाई अगर लिखना चाहो तो 8 में एक होता है आपका विधिवाचक। कौन सा होता है? विधिवाचक। विधिवाचक, ठीक है, या इसी को हम कह सकते हैं विधिवाचक कह दो, ठीक है, या सकारात्मक वाक्य कह दो, इसे सकारात्मक वाक्य कह दो, सकारात्मक। दूसरा होता है आपका निषेधवाचक। कौन सा होता है भाई? निषेधवाचक होता है, ठीक है। तीसरे की बात करें तो तीसरा होता है विस्मयादि, विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक भी एक वाक्य होता है, ठीक है। चौथे की बात करें तो संकेतवाचक होता है भाई। कौन सा होता है? संकेतवाचक होता है, ठीक है। पांचवी की बात करें तो बाल को प्रश्नवाचक होता है, प्रश्नवाचक होता है। और छठे की बात करें तो बाल को छठा होता है आपका संदेहवाचक। कौन सा होता है? संदेहवाचक होता है। और सातवें की बात करें तो सातवां होता है आपका इच्छावाचक। कौन सा होता है बेटा? इच्छावाचक होता है, ठीक है। तो इसे ऐसे कुल मिलाकर जो वाक्य होते हैं वो कुल मिलाकर वाक्य कितने होते हैं? तो याद रखना कुल मिलाकर वाक्य के जो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर वो 8 होते हैं। कितने होते हैं बेटा? 8 होते हैं। तो विधि ये से सकारात्मक कह दो, निषेधवाचक कह दो, विस्मयादि बोधक कह दो, संकेत कह दो, प्रश्नवाचक कह दो, संदेहवाचक कह दो, या आप बेटा इसे इच्छावाचक कह दो। तो ये अर्थ के आधार पर आते हैं, ठीक है बेटा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा और बड़े शानदार तरीके से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा उत्प्रेक्ष अलंकार का उदाहरण है? बताइए, उत्प्रेक्ष अलंकार का कौन सा उदाहरण है? सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गाथ, या निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम। नहीं है, ये बताना है। तो बताइए बेटा। देखो, उत्प्रेक्षा अलंकार की अगर बात करूं तो बेटा इसमें संभावना व्यक्त होती है उत्प्रेक्षा अलंकार में, ठीक है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में जिस अलंकार में आपको बेटा ये वर्ड मिले, मानो या मनुहु, ठीक है, मानो, मनु, जानू, जानू, या जनुहु, जनहु, ठीक है, या जनो, ये अगर जिस अलंकार में आपको मिलते हैं बेटा वो आपका उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। ये पहचान है इसकी। तो सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, और सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने घात, नीलमणि परे पर आपत प्रयोग प्रभात। तो याद रखना बेटा, ये आपका उत्प्रेक्ष है, ये भी सही है। मनहु यहाँ पर आ गया, देखो मानो यहाँ पर आ गया तो उत्प्रेक्ष है, जबकि निर्मल तेरा नीर अमृत के समान उत्तम है। तो जहां तुलना हो रही है अमृत के समान, ये के समान वाले आते बेटा उपमा अलंकार में। तो दूसरी जो पंक्ति है ये आपकी उपमा अलंकार की है, उपमा अलंकार की है, ठीक है, याद रखना। तो इस द करेक्ट आंसर इसका बी है। ये अलंकार की मैं बेटा अगली वीडियो लाऊंगा, आपको क्लियर कर दूंगा अच्छी तरीके से सारे अलंकार क्या होते हैं। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि घड़ी में तोला घड़ी में वासा का अर्थ क्या होता है? बताइए इसका अर्थ क्या है? इसका आप आंसर क्या लगाओगे? बताओ। बहुत ही नाजुक मिजाज, ठंडी डंडी मारने में कुशल व्यापारी, या ऐसा व्यापार जिसमें एक पल मुनाफा हो तो दूसरा कहीं नुकसान। तो यही आपका बेटा क्या होगा? आंसर होगा। इज द करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है खड़ी बोली शब्द का प्रयोग कहाँ गलत है या कैसे बात करते हैं, कौन से सही है आपके? साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली का अर्थ में होता है, बिल्कुल सही बात है बेटा, करेक्ट आंसर है। दिल्ली मेरठ के आसपास की बोली लोक बोली का अर्थ में होता है, यही बात है, दिल्ली मेरठ में बोली जाती है। खड़ी बोली का उद्गम शोरसनी अपभ्रंश से होता है, बिल्कुल सही बात है, शोरसनी अपभ्रंश से होता है। राजस्थानी का भी, खड़ी बोली का भी, ब्रजभाषा का भी, सबका होता है। या खड़ी बोली में लोक साहित्य बिल्कुल नहीं मिलते, गलत बात है भाई। खड़ी बोली में तो लोक साहित्य क्यों नहीं मिलते? मिलते हैं, खड़ी बोली में लोक साहित्य लिखे गए हैं। तो इसलिए इसका डी ये नहीं होगा, लेकिन ए बी सी क्लियर होंगे। तो ए बी सी अर्थात सी ऑप्शन इसका सही है कि 3 ऊपर के सही है, जबकि एक आपका क्या बेटा गलत है, ठीक है। तो याद रखना खड़ी बोली शोरसैनी से हुई है, ब्रजभाषा भी शोरसैनी से हुई है, वांगड़ू भी यहाँ से ही हुई है आपकी, ठीक है। बुंदेली भी इससे मानी जाती है, मैंने पहली वीडियो में क्लियर कर दिया सारा। तो याद रखना अधिसूचना प्रकाशित होती है, बताओ कहाँ से? अधिसूचना कहाँ से प्रकाशित होती है? तो याद रखना अधिसूचना जो प्रकाशित होती है आपकी, ये सरकारी पत्रिका में, किसी भी पत्रिका में, या सामान्य पत्र के रूप में, या सरकारी गजट में। तो याद रखना अधिसूचना प्रकाशित होती है आपकी सरकारी गजट में, ठीक है। तो इस द करेक्ट आंसर ए है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बेटा। 18वां कहता है कि परिपत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? बताइए। परिपत्र जो एक ही कई सारे प्रश्नों को भेजा जाता है, अधिकारियों को भेजा जाता है, वही आपका परिपत्र होता है। सबसे ऊपर परिपत्र संख्या लिखी जाती है, भाई सही बात है, लिखी जाती है। इसमें संबोधन की आवश्यकता नहीं होती, बिल्कुल यही बात सही है आपकी, नहीं होती है। इसमें विषय का संकेत नहीं रहता, नहीं भाई विषय तो हो रहता है, क्यों नहीं रहता? विषय तो लिखा जाएगा, परिपत्र में क्यों नहीं रहता भाई? रहता है परिपत्र में विषय का संकेत।
तो ये आपका गलत है, ये आपका सही होगा। इसमें अधोलेख भवदीय की आवश्यकता नहीं होती। हाँ, ये भी सही है। तो इसमें आपका सी ऑप्शन बेटा करेक्ट आंसर होगा कि विषय जरूर लिखा जाता है, ठीक है, ऐसी बात नहीं है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में कौन सा शब्द विमेल है, बताइए कौन सा विमेल है, सब जने बताइए। प्रतिपदा किसे कहते हैं बेटा, सब जने बताओ इसका आंसर क्या होगा, सब जने। बताओ बेटा क्या लगाया होगा। अगर बेटा आपने लगाया होगा यहाँ पर सी ऑप्शन तो करेक्ट आंसर, क्यों, क्योंकि प्रतिपदा का मतलब होता है पक्ष की पहली तिथि। इसका मतलब होता है बेटा पक्ष की पहली तिथि, पहली तिथि होता है। और ये बेटा हिंदी में पंचांगों के नाम होते हैं, चैत्र ज्येष्ठ कार्तिक। तो ये गलत है बेटा यहाँ पर, इसका मतलब पक्ष की पहली तिथि। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ध्यान से देखना बेटा। बेसुरा भी भरपूर अभ्यास से सुरीला गायक बन सकता है, वाक्य में है क्या है, ये डिसाइड करो। कितने ऑप्शन है, कितने हैं, क्या है, ये चीजें बताओ सब जने। देखो अगर बात करें इसमें, अगर आपने ए बी सी डी क्या लगाओगे, अगर आपने इसमें सी नहीं, सी नहीं, क्योंकि बेसुरे की बात करें, भरपूर की बात करें, व्यास की बात करें, तो अगर हम इसे तोड़े तो हम इसे तोड़ सकते हैं बेटा बे प्लस के सुर प्लस के आ। तो इसमें एक उपसर्ग ये है और एक प्रत्यय निकला। भरपूर को तोड़ सकता हूं भर प्लस के पूर, तो इसमें एक उपसर्ग निकल गया भर। अभ्यास को तोड़ सकता हूं अभी प्लस के आस, तो बच्चों इसमें आपका उपसर्ग निकला। सुरीला को तोड़ दूंगा सुर प्लस के ईला, तो इसमें प्रत्यय निकल गया। गायक को तोड़ूंगा तो बेटा गे प्लस के अक से टूटेगा, तो इसमें प्रत्यय निकला। मतलब एक प्रत्यय ईला और एक अक और एक आ, तो तीन तो प्रत्यय हो गए बेटा। उपसर्ग देखोगे तो एक तो बे है और एक भर है और एक क्या है अभी है, तो तीन ही उपसर्ग हो गए। तो डी ऑप्शन आपका सही है। उपसर्ग आप जानते हो शब्द के प्रारंभ में जो लगाए जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं, और शब्द के अंत में जो लगाते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। तो ये 20 क्वेश्चन बेटा आज के भी हमारे पूरे कंप्लीट हुए। 6 सेट मतलब छठा सेट भी आपका कंप्लीट हुआ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। पीडीएफ आप सभी को मिल जाएगी, कई बार मैंने आपको बता दिया, बस आपको रिवीजन ही करना है। आज के लिए इतना ही बेटा, जय हिंद जय भारत।